सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। राजस्थान पशु परिचर जो अपनी भर्ती है, पशु परिचर, इसी भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें जो राजस्थान जियोग्राफी का जो पोर्शन है, उसी जियोग्राफी के पोर्शन को अपने टॉपिक वाइज टेस्ट और प्रश्नों के माध्यम से अपने इस क्लास के अंदर और आने वाले दिनों में डेली की सीरीज में अपने पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा की अपने इस YouTube के ऊपर ये पहली क्लास है जिसमें राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान का भौतिक विभाजन दो टॉपिक है। विभिन्न परीक्षाओं में आई हुई जो प्रश्न है उन प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले जो भी साथी इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों के बीच में इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंदर उस पॉइंट को मैं पूरा डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कम से कम जो दो टॉपिक मैंने नाम लिख रखे हैं वो कम से कम दो टॉपिक आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपके वो बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। चलो अपने शुरू करते हैं। आप लाइक जरूर कर देना क्लास को। पहला प्रश्न, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रमशः बताइए। अब जल्दी से इसका उत्तर बताओ कमेंट करके, क्या होगा तब तक अपने देख लेते हैं। जैसे अगर अपने बात करें राजस्थान की स्थिति विस्तार की, तो आपको ये पता है कि अपने राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, याद ही होगा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है वो अपने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। रट्टा लगा लेना। पशु परिचर परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, आपको अपने एग्जाम अपनी परीक्षा के अंदर सामान्य से प्रश्न देखने को मिलेंगे क्योंकि ये कक्षा 10वीं के बेस की भर्ती है। और क्लास के बीच में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगी और तैयारी में बहुत ज़्यादा आपका सहयोग करेगी। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। अक्षांशीय विस्तार है 23 3 30 12। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वो अपने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। सीधा सा रट्टा लगा लो। अक्षांशीय विस्तार 23 3 30 12 और देशांतर 69 30 78 17। सबसे उत्तर दिशा का जो जिला है वो श्री गंगानगर है और बिल्कुल दक्षिणतम जो जिला है वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। सबसे पूर्वी दिशा का जो जिला है वो कौन सा है? धौलपुर है। और सबसे पश्चिमी दिशा का जो जिला है वो कौन सा है? तो वो जैसलमेर है। ये अपने राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। अगर अपने राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो याद रखना, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो कुल लंबाई है, उत्तर से दक्षिण वो कितनी है? वो 826 किलोमीटर है। 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो है वो कितनी है? वो 869 किलोमीटर है। कितनी? 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में 826 है और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। अगर वो मान लो प्रश्न ये कह दे, आप ये बताओ कि आप राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना है, तो आप क्या करोगे? 869 माइनस 826, तो अंतर कितना आ जाएगा? लगभग आ जाएगा अपने देखा जाए तो 43 किलोमीटर का। कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का है। तो सही उत्तर क्या होगा? 826 869 किलोमीटर।
प्रश्न का सही उत्तर है 3 नंबर, बिल्कुल। और देखो, पशु परिचर परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपने फॉर्म भरा है और पशु परिचर की तैयारी को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई नोट्स की हेल्प चाहिए या कोई टेस्ट सीरीज की हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो। ये मेरे पास है 63 67 61 39 72। इसके ऊपर आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं आपको नोट्स वगैरह जो भी आपका डाउट है, नोट्स को लेकर, भर्ती को लेकर, टेस्ट सीरीज को लेकर, क्योंकि एक कोई भी, सभी के लिए भर्ती बहुत बढ़िया भर्ती है। सरकारी नौकरी लगने का जो अपना सपना है वो अपने इसमें साकार कर सकते हैं। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो इसका फॉर्म जरूर भरना, ठीक है। आप जो तैयारी कर रहे हो वो करते रहो। पशु परिचर की तैयारी के लिए बस आप इतना सा कर लो कि कोई भी कहीं पर भी एक सिंपल टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। जैसे मान लो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते रहो। पशु परिचर को अलग से पढ़ने के चक्कर में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को खराब मत कर लेना। आप केवल इतना करो कि पशु परिचर की कहीं पर भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज आपको आजकल नाम मात्र में मिल जाएगी। संकल्प अपनी टेस्ट सीरीज है, संकल्प के अलावा अगर और आपको चाहिए तो कहीं पर भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो नाम मात्र की फीस में। और टेस्ट सीरीज को लेकर भी कोई डाउट है या नोट्स है तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान जरूर करेंगे। तो इसका सही उत्तर रहेगा 3 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखिएगा, अगर अपने बात करें, जैसे मान लो ये राजस्थान के चारों दिशाओं के 4 पॉइंट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि अपने राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो गंगानगर से शुरू होकर, गंगानगर से होकर ये लास्ट कहां तक है? कौन से जिले तक आती है बताओ? बाड़मेर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। कितनी? 1070 किलोमीटर, जो अपने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बाकी की जो बाउंड्री है उसके ऊपर अपने राज्य के 5 पड़ोसी राज्य है, जिसको अपने कह सकते हैं कि ये हमारे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है और राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। कितनी? 4850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। अगर दोनों को अपने प्लस कर दें तो वो टोटल स्थलीय सीमा आ जाएगी 5920 किलोमीटर आ जाएगी, 5920 किलोमीटर। अब पशु परिचर परीक्षा के लिए आप थोड़ा सा इसमें एक सिंपल सी थ्योरी याद रखिएगा। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, इस सीमा की टोटल लंबाई है 4850 किलोमीटर, ठीक है, जो अंतर्राज्यीय सीमा है। और इस सीमा पर हमारे जो पड़ोसी राज्य है वो कितने हैं? 5 है। सिंपल सा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि निम्न में से कौन सा राज्य का पड़ोसी राज्य नहीं है या कौन सा है, तो राज्य के 5 पड़ोसी राज्य है। उत्तर दिशा से शुरू करें तो सबसे उत्तर में अपना पड़ोसी राज्य पंजाब लगता है, पंजाब के बाद में अपना पड़ोसी राज्य हरियाणा लगता है। पूर्वी साइड की बात करें तो वहां पर अपना पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है। दक्षिणी पूर्वी साइड की बात करें तो इधर अपना मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य लगता है। और दक्षिणी पश्चिमी साइड की बात करें तो पड़ोसी राज्य इधर गुजरात लगता है। ये अपने राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ में लगती है अपनी 89 किलोमीटर, ठीक है। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। हरियाणा के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा 1262 किलोमीटर की स्पर्श होती है। कितनी? 1262। यूपी के साथ में 877 किलोमीटर की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो लगती है। मध्य प्रदेश के साथ में सबसे लंबी 1600 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। और राजस्थान के साथ में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है। और अगर गुजरात की बात करें
तो गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो अपने साझा करते हैं। टोटल 4850 किलोमीटर है। ये अपने राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य है। और कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 5920 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 है और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 है। प्लस करो तो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। चलो बताओ, निम्न में से किस राज्य के साथ में राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? अभी आपको बताया था 5 पड़ोसी राज्य है ना, एक इसमें अपने और लिखे तो एक पड़ोसी राज्य इसमें नहीं लिखा हुआ, वो आ जाएगा अपना गुजरात। ये राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य है। पंजाब के साथ में कितनी है? 89 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। तो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब है और सबसे लंबी मध्य प्रदेश है, 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। चलो बताओ, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है वो भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? समझ गए ना, यानी कि अपने राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश है वो 4 भौतिक प्रदेश भारत के कौन कौन से भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है? अब देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अपने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। देखिएगा, अगर मैं अपने राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। समझिएगा, जैसे एक मरुस्थल हो गया, अरावली हो गया और मैदानी हो गया, पठारी हो गया। ये अपने राज्य के 4 भौतिक प्रदेश है। लगभग अपने सारे जानते हैं। जैसे एक तो है मरुस्थल, अरावली, मैदानी, पठारी। ठीक है, ये अपने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। अब देखो, इस बात को याद रखना, राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश है ना, ये भारत के 2 भौतिक प्रदेशों के हिस्से हैं। ठीक है, भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अपने उस बात में नहीं जाएंगे वरना थोड़ा सा ज्यादा मैटर लंबा हो जाएगा। अपने सीधा याद करते हैं। एक तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में भारत का जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, यानी कि जो वृत्त मैदान है, और एक भारत का जो भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये 2 भौतिक प्रदेश है जिसका अंश हमारे राजस्थान में विद्यमान है। कैसे समझो, अब जो ये भारत का उत्तर भारत का जो वृत्त मैदानी प्रदेश है ना, इसके हमारे राजस्थान के अंदर 2 हिस्से हैं। एक तो जो अपने राजस्थान का उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, ये इसी भारत के भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। और एक अपने जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश भी इसी भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। यानी कि उत्तरी वृहत मैदान के 2 हिस्से राजस्थान में है, एक अपना मरुस्थल वाला, एक पूर्वी मैदानी प्रदेश। प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश का एक तो हिस्सा है जो हमारा मध्य अरावली प्रदेश है, मध्य अरावली भौतिक प्रदेश, और एक इसका हिस्सा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यानी कि राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश है ना, वो भारत के 2 भौतिक प्रदेशों का हिस्से हैं। एक तो उत्तर भारत का जो वृत्त मैदान है उसका एक तो ये मरुस्थल हिस्सा है, एक ये मैदानी प्रदेश हिस्सा है। और जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसका एक तो अरावली हिस्सा है, एक उसका पठारी प्रदेश हिस्सा है।
तो याद रखना ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है। तो अपने जो 4 भौतिक प्रदेश है वो भारत के 2 भौतिक प्रदेशों के हिस्से हैं, रट्टा लगा लो, उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल 1 नंबर सही होगा। हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जो पहली बार इस चैनल से जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पशु परिचर परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट है, टेस्ट सीरीज के बारे में पता करना है या कोई कोर्स के बारे में पता करना है या किसी नोट्स की जरूरत है, तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो, आपकी मदद जरूर की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, चलो बताओ, राजस्थान में थार के मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है। अब देखो पशु परिचय परीक्षा में आपको इसी प्रकार के सामान्य से प्रश्न दिखने को मिलेंगे। इसमें ना थोड़ी बेसिक सी बात याद रखना, जैसे अपने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। कितने? 4 भौतिक प्रदेश है। पहले का नाम है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में आता है मध्य अरावली प्रदेश, उसके बाद है पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसके बाद है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये अपने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। जो भारत के कितने भौतिक प्रदेशों के हिस्से हैं? बिल्कुल 2 भौतिक प्रदेशों के हिस्से। अब देखो ये जो 4 भौतिक प्रदेश है ये राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का कितना कितना हिस्सा कवर करते हैं, देखिएगा। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश लगभग 61.11% हिस्से पर फैला हुआ है, लगभग 61% मान सकते हो। अरावली प्रदेश 9% पर है, पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% पर है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% है। कई बार ये पॉइंटों में ऑप्शन में नहीं आता तो वो लगभग 7% को ऑप्शन में दे देता है, यहाँ पर लगभग 61 लिख देता है। लगभग याद कर लो 61 9 23 7, 61 9 23 7। अब ये जो 4 भौतिक प्रदेश है इन 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना कितना हिस्सा है जो लगभग यहाँ पर निवास करता है। तो मरुस्थल में निवास करता है हमारी टोटल जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा, अरावली में निवास करता है लगभग 10% हिस्सा, मैदानों में निवास करता है लगभग 39% हिस्सा और पठारी प्रदेशों में निवास करता है लगभग 11% हिस्सा जनसंख्या का। इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश मरुस्थल है, जनसंख्या में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश अरावली है और क्षेत्रफल की तुलना में मैदानी प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो मरुस्थल में क्षेत्रफल 61, जनसंख्या 40। यही तो प्रश्न था, क्या पूछा था? क्रमशः क्षेत्रफल और जनसंख्या, तो कितनी है? 61 और 40 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, जल्दी से कमेंट करिए। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? सीफ क्या है? तो सीफ के अंदर एक ही चीज रट्टा लगा लेना, सीधा सा प्रश्न आता है। सीफ जो है ना ये एक अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप का प्रकार है। इसका अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप का प्रकार है। कैसे? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप वो होता है जो हवा के समानांतर बनता है, ऐसे समुद्री लहरों के समान। सीफ क्या होता है? सीफ होते हैं छोटे छोटे जो रेत के टीले होते हैं। अब देखो ये छोटे छोटे जब रेत के टीले पास पास में जुड़ जाते हैं तो एक पूरी श्रृंखला बनाते हैं, इसी श्रृंखला को अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप बोलते हैं। तो सीप जो है बहुत सारे सीप मिलकर क्या बनाते हैं? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप बनाते हैं जो हवा के समानांतर चलते हैं। पैराबोलिक बालुका स्तूप याद रखो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालुका स्तूप पैराबोलिक बालुका स्तूप है। महिलाओं की हेरपिन आकृति के होते हैं। बरखान या इन्हीं को बरछान बालुका स्तूप भी बोलते हैं। ये अर्धचंद्राकृति के होते हैं, अर्धचंद्राकार।
अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप होते हैं, लगभग इस प्रकार से बनते हैं, चांद जैसे बनते हैं। और ये सबसे ज्यादा अपने राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में जो कांतली बेसिन है वहां पर बरखान बालू का स्तूप मिलता है, यानी कि शेखावाटी प्रदेश या ये कह दो अपने राजस्थान का जो कांतली बेसिन है वहां पर ये मिलता है। और ये मरुस्थल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला बालू का स्तूप है। थल्ली जो है ना ये बालू का स्तूप नहीं है। थल्ली क्या होता है? थल्ली होता है मरुस्थल का जो उच्चतम भाग होता है, मरुस्थल का जो उच्चतम भाग होता है उसको थल्ली बोलते हैं। और याद रखना मरुस्थल का जो निम्नतम भाग होता है, मरुस्थल का जो निम्नतम भाग होता है उस निम्नतम भाग को क्या कहा जाता है? तल्ली कहा जाता है। और उच्चतम भाग को थल्ली कहा जाता है। तो ये थल्ली बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलो बताइए नेक्स्ट। राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्य उद्यान किस स्थान पर स्थित है? प्रश्न में ही वैसे तो उत्तर आ गया है ना। आकल काष्ठ जीवाश्य उद्यान यानी कि एक प्रकार का ये क्या है? जीवाश्म अवशेष है, जो कौन से जिले में मिला है? जैसलमेर जिले में मिला है। कौन से में? जैसलमेर में मिला है। जो जैसलमेर का एक गांव आता है आकल गांव, यहाँ पर मिला है। और ये जो जीवाश्म अवशेष माना जाता है ना ये लगभग जुरासिक काल का माना जाता है। किस काल का? जुरासिक काल का माना जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जुरासिक काल के अंदर 25 प्रकार के अलग अलग वनों के अवशेष मिले हैं, या 25 प्रकार की लगभग लकड़ियों के अवशेष मिले हैं। इसलिए इन जीवाश्म अवशेषों का नाम रख दिया आकल वुड फॉसिल्स पार्क। आकल वुड फॉसिल्स पार्क। और ये जो आकल वुड फॉसिल्स पार्क है ये जैसलमेर के अंदर एक अपने अभ्यारण्य का नाम आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी जंगल के हिस्से के अंदर ये जीवाश्म अवशेष है जो आकल वुड फॉसिल्स पार्क के नाम से जाने जाते हैं। ये जैसलमेर के आकल गांव के अंदर है। तनोट में तो तनोटिया माता का मंदिर है, सैनिकों की कुलदेवी है ना। तो ये आकल गांव जैसलमेर का जहां पर ये काष्ठ जीवाश्म अवशेष मिला है लगभग 1800 करोड़ साल पुराने माने जाते हैं। 25 प्रकार के ये काष्ठ जीवाश्म अवशेष माने जाते हैं। नेक्स्ट बताइए। निम्न में थार के मरुस्थल के भाग है, जैसे 4 नाम दे दिए, इसमें से आपको ये बताना है कि थार के मरुस्थल के कौन कौन से भाग है। अब देखो गोडवार जो प्रदेश है ना ये गोडवार प्रदेश बोलते हैं लूनी बेसिन को। किसको बोलते हैं? लूनी बेसिन को बोलते हैं गोडवार प्रदेश, यानी कि ये मरुस्थल का है। शेखावाटी प्रदेश भी कह सकता है, शेखावाटी प्रदेश की जगह पर वो इसको कांतली बेसिन भी कह सकता है, याद रखिएगा। तो ये भी मरुस्थल का ही है। बनास जो बेसिन है ना ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का है। कौन सा भौतिक प्रदेश है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और याद रखो बनास बेसिन को वो पीडमाट प्रदेश भी कह सकता है। क्या कह सकता है? पीडमाट प्रदेश भी कह सकता है। जैसे लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश कहा जाता है ना, तो बनास बेसिन को पीडमाट प्रदेश कहा जाता है। घग्गर बेसिन अपने गंगानगर हनुमानगढ़ में है। इसका मतलब है पहला भी मरुस्थल का है, दूसरा भी मरुस्थल का है। ये मरुस्थल का नहीं है, ये मरुस्थल का है। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल। जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अच्छे अच्छे क्लास के बाद कमेंट भी किया करो। अपने साथियों के बीच में क्लास को शेयर भी किया करो भाई, थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़े। मैं डेली आपके लिए क्लास लाने का प्रयास करूं। अगर आप सपोर्ट करोगे तो डेली आपको अच्छी अच्छी क्लास मिलेगी। और कोशिश करूंगा एक टॉपिक पूरा आपको डिटेल में भी पढ़ाया जाए, टेस्ट के माध्यम से भी पढ़ाऊं और टॉपिक को पूरा डिटेल में भी पढ़ाऊं। जिला दर्शन का भी मैंने ऑनलाइन बैच शुरू कर रखा है लाइव, संकल्प कोचिंग गंगानगर की ऑनलाइन ऐप के ऊपर। वो भी आप नाम मात्र में बैच ज्वाइन कर सकते हो और बहुत ही कम फीस में मेरे से पूरा राजस्थान जीके आप कवर कर सकते हो। उसमें मैं पूरा डिटेल में जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री को पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। और पशु परिचर परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपने फॉर्म भर दिया और कहीं पर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का अगर आप सोच रहे हो, नोट्स या बुक्स के बारे में कोई डाउट आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आपका जरूर कोई ना कोई सहयोग बिल्कुल किया जाएगा। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है?
अब देखो इसका उत्तर चलो बनास बेसिन है, ठीक है। अब मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, रट्टा लगा लेना, जिसकी ऑफलाइन क्लास में जो मेरे से पढ़ा है उनको तो मैं अच्छे से बताता हूँ, जो नहीं पढ़ा वो याद रखना। इसी प्रकार से लूणी बेसिन में एक नाम याद रखना, काला भूरा डूंगरा, काला भूरा डूंगरा। और ये शब्द कभी ना कभी आपको किसी न किसी परीक्षा में मिल जाएगा कि काला भूरा डूंगरा किस बेसिन का भाग है, तो लूणी बेसिन का भाग है। और एक लूणी बेसिन का उपभाग है थल्ली। ये दो लूणी बेसिन के उपभाग है जिसको गोडवार प्रदेश भी बोलते हैं। बनास बेसिन के भी दो उपभाग है, एक तो है मालपुरा करौली का मैदान, और एक इसी का उपभाग और है जिसका नाम है मेवाड़ का मैदान। क्या है? मेवाड़ का मैदान। और इसी बनास बेसिन को पीढ़माड़ प्रदेश भी कहा जाता है। चंबल बेसिन में आप याद रखना उत्खात प्रदेश, उत्खात प्रदेश शब्द काफी आएगा। उबड़ खाबड़ प्रदेश चंबल के भाव क्षेत्र में ज्यादा बनता है, जिसमें बीहड़ भी है, डांग है, कंदराएं है, अमनालिका प्रदन है। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, चलो बताओ। पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। जो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश जो भौतिक प्रदेश है, उसमें निम्न में से कौन सा जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? देखो, चंबल बेसिन पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। छप्पन बेसिन यानी कि ये माही बेसिन में छप्पन बेसिन है, ये भी पूर्वी मैदानी प्रदेश का है। अब यहाँ पर गड़बड़ मत कर देना कि माही तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ही तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों को भी पूर्वी मैदानी प्रदेश में ही शामिल करते हैं। बनास बेसिन भी, इसका मतलब ये जवाई जो बेसिन है ना, ये बेसिन किस भौतिक प्रदेश का है? मरुस्थल का है, ठीक है। इसको पूरा नाम लूणी जवाई बेसिन है। इसका सही उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? अब देखो, खाद्यान्न के कटोरा अगर जिलों में आप पढ़ोगे तो जिलों में तो खाद्यान्न का या कटोरा या अन्न का कटोरा श्री गंगानगर जिले को कहा जाता है। और याद रखना, भौतिक प्रदेशों में खाद्यान्न का कटोरा पूर्वी मैदानी प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मैदानी प्रदेश है, और मैदानी प्रदेश का मतलब है जिस धरातल का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से होता हो, तो इस पर जलोढ़ मिट्टी खूब पाई जाती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो करके यहाँ पर चावल और गेहूं का उत्पादन खूब होता है, क्योंकि इस वाले भाग में ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। जिलों में खाद्यान्न का कटोरा श्री गंगानगर है। बनास बेसिन को क्या कहा जाता है? तो याद रखो, बनास बेसिन को पीढ़माड़ प्रदेश कहा जाता है। बनास बेसिन को क्या कहा जाता है? पीढ़माड़ प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के दो भाग है। अब देखो, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी जो भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है ना, जिसमें एक को तो बोलते हैं विंध्यन कंगार भूमि, और एक को बोलते हैं दक्कन का लावा पठारी प्रदेश। अब ये विंध्यन कंगार भूमि है ना, ये तो है बलुआ पत्थरों से निर्मित, इसमें आपको सबसे ज्यादा बलुआ पत्थर मिलेंगे। और दक्कन के लावा पठारी प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा काली मिट्टी मिलेगी। दोनों के बीच में स्लेटी पत्थर है। दोनों भागों के बीच में कौन सा पत्थर है? स्लेटी पत्थर है, जो दोनों को अलग करता है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के दो उपभाग है, विंध्यन कंगार भूमि और दक्कन का लावा पठारी प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, क्लास को लाइक जरूर कर देना भाई, अपने साथियों के बीच में शेयर भी करना। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और पशु परिसर का अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जरूर भर देना, बहुत अच्छी भर्ती है, बढ़िया मौका है। देखिएगा, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में? रट्टा लगा लेना, एक तो छप्पन का मैदान और एक कांठल का क्षेत्र। कांठल का क्षेत्र बार बार एग्जाम में आते हैं, आते रहेंगे। दोनों माही बेसिन के भाग है। कौन कौन से? छप्पन का मैदान और कांठल का क्षेत्र किस बेसिन का भाग है? माही बेसिन का। चलो 2-4 नाम और याद कर लो। बनास बेसिन के दो भाग याद कर लो, एक तो इसका भाग है मालपुरा करौली का मैदान, और एक इसका भाग है
मेवाड़ का मैदान। ठीक। चंबल बेसिन में याद कर लो, इसके अंदर प्रश्न आएगा उत्खात प्रदेश या उत्खात भूमि, तो चंबल बेसिन से संबंधित है। लूणी बेसिन में यानी कि गोडवारा प्रदेश, इसके भी दो भाग है। एक का नाम है काला भूरा डूंगरा और एक है थल्ली, ये दो लूणी बेसिन के भाग है। तो छप्पन का मैदान और कांठल का क्षेत्र माही बेसिन के दो बहाव क्षेत्र के अंदर आते हैं, दो उत्खात भूमि के नाम है। राजस्थान में किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? आपको बताया था उत्खात भूमि का मतलब है उबड़ खाबड़ भूमि, जो सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? चंबल बेसिन में पाई जाती है। अपने राज्य में सबसे ज्यादा उत्खात भूमि का निर्माण करने वाली जो नदी है ना, वो कौन सी है? चंबल नदी है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्खात भूमि बनती है, मतलब उबड़ खाबड़ भूमि बनती है। जैसे चंबल में मुख्य रूप से बीहड़ भूमि बनती है, डांग भूमि बनती है, सबसे ज्यादा कंदराओं का निर्माण होता है, और चंबल में सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन भी होता है। अवनालिका अपरदन का मतलब है जल के साथ मिट्टी का अपरदन, यानी कि किस नदी में सबसे ज्यादा मिट्टी का अपरदन है, तो वो चंबल में होता है। तो चंबल बेसिन जो है उसमें सबसे ज्यादा उत्खात भूमि है, मतलब सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण होता है। शेखावाटी बेसिन जो है ना, इसी को वो कांतली बेसिन भी कह सकता है, क्योंकि शेखावाटी तो प्रदेश है, बेसिन नहीं है। शेखावाटी यहाँ पर प्रदेश है, और शेखावाटी प्रदेश कौन सा बेसिन है? तो कांतली बेसिन है। ठीक है, इसका उत्तर 2 नंबर रहेगा। और ये आज का लास्ट प्रश्न है, कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर आप मेन कमेंट बॉक्स में दोगे। अगली क्लास में अपने इसके ऊपर और मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका उत्तर आपको बताना है, अभी नहीं, क्लास पूरी होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में। और जो साथी पहली बार यहाँ आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और अपने साथियों के बीच में शेयर भी करना। और पशु परिचर परीक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी आपके दिमाग में डाउट है, टेस्ट सीरीज को लेकर, बैच को लेकर, बुक्स को लेकर, नोट्स को लेकर, या कैसे तैयारी करें, क्या करें, कितने पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें, नए जिलों को पढ़ें या नहीं पढ़ें, तो इस प्रकार के जो डाउट है तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो। जितनी भी समस्या, सभी समस्याओं का समाधान हाथों हाथ किया जाएगा। ठीक है, तो मेन कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा, और क्लास कैसी लगी वो आप जरूर बताइएगा। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत।